बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ज़ूलॉजी एंड एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। मतलब ज़ूलॉजी का एवोल्यूशन के बारे में क्या नुक्ता नज़र है, क्या पर्सपेक्टिव है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट के अंदर हम सिक्लिड्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से उनके अंदर एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से उनकी कितनी स्पीशीज़ वजूद में आई। सबसे पहले जो पार्ट है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, उसमें है अकॉर्डिंग टू ज़ूलॉजी ऑल ऑर्गेनिज्म हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉमन इंसेस्टर, कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के ऊपर मौजूद हैं वो तमाम एक ही कॉमन इंसेस्टर से वजूद में आए। दे शेयर कॉमन पास्ट एंड कॉमन एवोल्यूशनरी फोर्सेस, मतलब उनका माजी और उनके ऊपर एक्ट करने वाली जो एवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं वो भी सेम ही है। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिहाज से उसके रिज़ल्ट में तकरीबन 4 से 30 मिलियन स्पीशीज़ वजूद में आ चुकी हैं, जिसमें से सिर्फ 1.4 मिलियन स्पीशीज़ को अब तक तकरीबन डिस्क्राइब किया जा चुका है और बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो पास्ट के अंदर मौजूद थी अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 90% स्पीशीज़ इस वक्त एक्सटिंक्ट ही हैं। जिस तरह हम जियोलॉजिकल टाइम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड और पोस्ट कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर 87% जो तकरीबन लाइफ मौजूद थी उसके बारे में साइंस को कुछ भी नहीं पता। हम तकरीबन सिर्फ पोस्ट कैम्ब्रियन पीरियड को जानते हैं, जो कि तकरीबन सिर्फ टोटल जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का 13% बनता है। तो 90% जो एक्सटिंक्ट एनिमल हैं उनमें से मोस्टली कुछ के तो फॉसिल मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर के तकरीबन फॉसिल भी मौजूद नहीं है। अगर हम ह्यूमंस की ही एवोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमंस जो थे उसकी एवोल्यूशन अगर हम साइंस के रूप से देखें या डार्विन के नज़रिए से, तो वो पैरापिथिकस से हुई थी और ये कंटिन्यूसली एवोल्यूशन होते होते लास्ट के अंदर क्रो-मैग्नन तक आई। उसके बाद जो अब ह्यूमन इस दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, यहाँ तक इसकी एवोल्यूशन हुई है। अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन होती है जो क्या करती है, जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। मतलब जो जेनेटिक मेकअप ऑर्गेनिज्म का वक्त के साथ साथ जो चेंज होता है उसको हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके नतीजे में एनिमल्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, वैरायटी, उनके स्ट्रक्चर के दरमियान डिफरेंस, इतने ज़्यादा करैक्टर जो वो शेयर करते हैं और उनके करैक्टर जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनका फैमिली रिलेशन क्या है एक ही ग्रुप के एनिमल्स के दरमियान, उस सब को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अंदर ही डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है। इसको सबसे पहले डार्विन ने एक्सप्लेन किया था। डार्विन ने पब्लिश किए थे कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन इन 1859। मतलब 1859 के अंदर डार्विन ने पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म के दरमियान, एक पॉपुलेशन के दरमियान जो एवोल्यूशन होती है उसको एक्सप्लेन करने वाले सबूत दिए थे। डार्विन आल्सो प्रपोज ए मैकेनिज्म डैट कुड एक्सप्लेन एवोल्यूशनरी चेंजेस। इसके साथ साथ उसने एनिमल्स के दरमियान जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं, उनके स्ट्रक्चर के दरमियान डिफरेंस, उनके करैक्टर के दरमियान डिफरेंस, वो सब को भी उसने, और उसके साथ साथ जो एवोल्यूशनरी चेंजेस और एवोल्यूशनरी फोर्सेस जो एवोल्यूशन का काज होती हैं उन सब को एक्सप्लेन किया। सिंस दैट टाइम बायोलॉजिस्ट हैव बिकम कन्विंस्ड दैट एवोल्यूशन अक्कर। अब तकरीबन तमाम बायोलॉजिस्ट जो इस वक्त मौजूद हैं वो इस नुक्ता नज़र को समझ चुके हैं या कन्वेंस डार्विन के आइडियाज़ ने उनको कन्वेंस कर लिया है कि एवोल्यूशन वाकई में होती है। अब जो डार्विन के जितने भी ये आइडियाज़ जो हैं वो मैकेनिज़्म प्रपोज करता है, जो डार्विन के आइडियाज़ वो आजकल या अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी चेंजेस को समझने के लिए, जिस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस का रोल है, इसी तरीके से ये डार्विन के दिए हुए आइडियाज़ एवोल्यूशन के अंदर न्यूक्लियस की हैसियत रखते हैं। अब अगर हम एवोल्यूशन को तकरीबन सिक्लिड्स के अंदर देखें तो सिक्लिड्स के अंदर जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एक जो थी पेरिसोडस थी जो स्केलेटर, उनके दरमियान एवोल्यूशन कैसे हुई। अब ये दो फार्म हैं जो इसमें से ये जो सिक्लिड्स की फार्म है ये क्या करती हैं, ये अपने जो प्रीडेटर प्रे होता है उसके बैक साइड से उसके ऊपर अटैक करती हैं और उसकी बॉडी से क्या करती हैं, स्केल को उतारती हैं। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था। इसकी बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर दो तरह के जहाज़ होते हैं। एक फर्स्ट जहाज होते हैं, उनका काम होता है कि दूसरी प्रे मछली के जिस्म से वो क्या करती हैं, स्केल को उतारती हैं। तो फिर उनको क्या करती हैं, स्केल्स को सेकंड सेट ऑफ जहाज़ जो उनके थ्रॉट के अंदर मौजूद थे उनके पास भेजती हैं।
वो क्या करते हैं, उन जाज़ को नेक्स्ट स्टोमक के पास भेजते हैं, फिर क्या वो इंटेस्टाइन में जाते हैं और उन स्केल्स के ऊपर क्या करते हैं, जो प्रोटीन मौजूद होती है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब मिकियो होरी क्योटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने देखा कि एक जो सिक्लिड्स की स्पीशीज़ थी पेरिसोडस माइक्रोलेपस, उसके अंदर 2 बॉडी फॉर्म मौजूद हैं। अब ये आप इसमें पिक्चर के अंदर देख सकते हैं दोनों बॉडी फॉर्म। अब जो एक इसके अंदर बॉडी फॉर्म है, एसिमेट्रिकली उनका माउथ जो है वो कर्व्ड होता है राइट साइड की तरफ, और जो दूसरी बॉडी फॉर्म है उनका माउथ जो है वो एसिमेट्रिकली कर्व्ड होता है लेफ़्ट साइड की तरफ। अब ये दोनों ही जो फॉर्म है लेफ़्ट साइड की तरफ जिनका मुंह कर्व्ड है और राइट साइड के ऊपर मुंह जिनका कर्व्ड है, ये एक ही पॉपुलेशन के अंदर ये दोनों बॉडी फॉर्म मौजूद होती है। ये क्या करती हैं, जो जिनका मुंह लेफ़्ट साइड के ऊपर कर्व्ड है वो अपने प्रे के ऊपर राइट साइड से अटैक करेंगी, और जिनका मुंह राइट साइड के ऊपर कर्व्ड है वो अपने प्रे के लेफ़्ट साइड के ऊपर अटैक करती हैं। इस तरीके से प्रे जो है, जो उनका शिकार जो है वो उनकी इस वेरिएशन को जो उनके माउथ के अंदर है, एवोल्यूशन जो उनके माउथ के अंदर हुई है, अडाप्टेशन उन्होंने ली है, उसको वो समझ ही नहीं पाता। इस तरीके से वो क्या करती हैं, इन मछलियों को अपने खुराक हासिल करने में और अपने प्रे को धोखा देने में, डिसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और ये प्रोसेस इनको क्या करता है, इनके सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इस जो सर्वाइवल को इस्तेमाल करते हुए ये जो स्पीशीज़ है मछलियों की, बड़ी अच्छी तरीके से क्या कर सकती हैं, अपनी फूड को भी हासिल कर सकती हैं और अपनी नीच को भी मेनटेन कर सकती हैं, अपनी पॉपुलेशन को भी मेनटेन कर सकती हैं। अब ये भी सिक्लिड्स की ही एक टाइप्स है, टोफियस ड्यूपाइजी। अब ये एक स्पीशीज़ के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी जो हमें देखने को मिलती है। अब एक स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट कलर पैटर्न, ये जो है वो एवोल्यूशन की ही वजह से हैं। अब ये मछलियाँ जो हैं ये 2 हिस्सों के अंदर रहती हैं। कुछ मछलियाँ जो हैं वो रहती हैं रॉक पाइल्स के अंदर, और कुछ जो होती हैं सैंडी बॉटम, जो इनको सेपरेट करते हैं। अब जो रॉक पाइल्स के दरमियान रहती हैं और कुछ जो इसके दरमियान सैंडी बॉटम के दरमियान रह रही हैं, उन दोनों के अंदर जो ब्रीडिंग होती है वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर होती है। इस प्रोसेस को मैं आपको ये नेक्स्ट जो स्लाइड्स है इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। जो कुछ मछलियाँ जो हैं ये रहती हैं इनके अंदर रॉक के अंदर रहती हैं। यहाँ पे ये क्या है, अपने प्रीडेटर को शिकारी को क्या कर सकती हैं, धोखा भी दे सकती हैं, क्योंकि ये कैमोफ्लेज अपना बॉडी का कलर ही इस तरीके से कर लेती हैं कि ये रॉक के अंदर अपने आप को आराम से छुपा लेती हैं। जब ये मछलियाँ ब्रीडिंग करने के लिए, अब जब इन्होंने इस इन्वायरमेंट से रॉक वाली जगह से दूसरी रॉक वाली जगह के ऊपर जाना है, तो इस रॉक वाली जगह से जाते माइग्रेट करने के लिए इनको इस जो सैंडी जो मौजूद हैं मैदान सैंडी बॉटम, इनसे गुजर कर इन्हें इस जगह से इस जगह के ऊपर माइग्रेट करना पड़ता है। जब ये मछलियाँ इस जगह से माइग्रेट करके इन पत्थरों के पास आती हैं, तो जब ये सैंडी बॉटम के पास से गुजरती हैं तो ये प्रीडेटर के ऊपर, अपने शिकारी के ऊपर विजिबल हो जाती हैं। तो प्रीडेटर इनको ईज़िली क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। तो मछलियाँ जो होती हैं वो अपने आप को महफूज रखने के लिए बजाय इसके कि वो इस सैंडी जो रॉक वाली जगह से सैंडी वाली जगह के पास जाएं, रेत के मैदानों की तरफ जाएं, वो इसी ही जगह के ऊपर रॉक वाली जगह के ऊपर ही क्या करते हैं, अपनी ब्रीडिंग को कंटिन्यूस रखती हैं। जब वो कंटिन्यूसली अपनी इस ब्रीडिंग को इसी जगह के ऊपर रखते हैं, तो दोनों जो स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जो वैरायटी उनके दरमियान डिफरेंट कलर की आपको देखने को मिलेगी, वो इसी वजह से है कि जो मछलियाँ रॉक के अंदर रहती हैं वो दूसरी रॉक वाली जगह के ऊपर जाती ही नहीं है ब्रीडिंग करने के लिए। तो दोनों ही स्पीशीज़ एक ही पॉपुलेशन के अंदर क्या होते हैं, अडॉप्ट हो जाती हैं। डिफरेंट जो स्पीशीज़ इसी तरीके से इन्हीं के अंदर क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही हैं। अब एनिमल क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशन, इनका भी आपस में बहुत ज़्यादा क्या है, ताल्लुक़ है। अगर हम एवोल्यूशन को जो है सिर्फ यही बात को एक्सप्लेन नहीं करता एवोल्यूशन के, एनिमल्स जो हैं वो जिस तरह के हैं वो क्यों नज़र आते हैं, और उनके फंक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स के दरमियान फंक्शन है वो क्यों है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, जब मैंने पहली स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो इसके साथ साथ क्या बताता है, हमें फैमिली रिलेशंस को भी बताता है जो एनिमल्स के दरमियान मौजूद हैं। अगर एक ही ग्रुप के जो इंडिविजुअल हैं उनका डीएनए जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेम होता है, इसलिए वो सेम करैक्टर शेयर करते हैं। अगर आपके जो बहन और भाई हैं उनके करैक्टर ज़्यादा शेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर कज़न, आप अपने कज़न से जो है वो करैक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है आपका और आपके बहन भाई का क्या है, बहुत ज़्यादा सेम है एज़ कम्पेयर टू योर कज़न, बिकॉज डीएनए डिटरमाइन मोस्ट ऑफ योर फिज़िकल ट्रेट्स। जो फिज़िकल ट्रेट्स हैं ये भी डीएनए की ही वजह से होते हैं।
जी, और इसी तरीके से अगर हम यही प्रोसेस जो एनिमल्स के दरमियान उनका डीएनए का डिफरेंस जो आ रहा है उसको अगर हम सिक्लिड स्पीशीज़ के अंदर ही देखें तो जो हमने देखा है कि सिक्लिड्स जो है वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी लेक टंगानिका में। वहाँ से ये क्या हुआ, लेक विक्टोरिया में ही चली गई और किधर चली गई, लेक मलावी में। और इसके साथ साथ जितनी भी जो लेक टंगानिका से जो एडजेसेंट लेक थी उनके अंदर और स्मॉलर रिवर्स के अंदर उन्होंने माइग्रेट कर लिया अपनी स्पीशीज़ को। एक लेक टंगानिका से जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुई थी वहाँ से लेक विक्टोरिया में, लेक मलावी में और अफ्रीकन रिवर्स के अंदर और मुख्तलिफ जो एडजेसेंट स्मॉलर लेक्स थी उन तक उन्होंने क्या कर लिया, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लिया। अब ये प्रोसेस कब तक जारी रहा, जब ओरिजिन जो लेक विक्टोरिया के अंदर सिक्लिड स्पीशीज़ का हुआ वो उन्हीं से हुआ जो कि इंसेस्ट्रल उनकी सिक्लिड जो लेक टंगानिका में प्रेजेंट थी। ये जो लेक प्रोबेबली फ्रॉम लेक किवू टू लेक विक्टोरिया अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ईयर अगो, मतलब जो लेक कीवी और लेक टंगानिका ये एक ही क्या नाम है जो है लेक है। इनसे जो मछलियाँ लेक विक्टोरिया के अंदर आई हैं वो तकरीबन 1 लाख साल पहले आई थी। अब लेक कीवू के अंदर तकरीबन अब 15 स्पीशीज़ अब तक जो सिक्लिड्स की प्रेजेंट हैं। लेकिन ये जो इनकी माइग्रेशन हुई लेक टंगानिका से लेक कीवू के अंदर या लेक विक्टोरिया के अंदर, तो ये जो थी तकरीबन 40 साल तक जारी रही, जब तक कि वॉल्केनिक इरप्शन ने इन दोनों लेक्स को, मतलब लेक्स कीवू को और लेक विक्टोरिया को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का जो एविडेंस है वो यही है कि जो लेक विक्टोरिया के अंदर जो मौजूद हैं स्पीशीज़ वो तकरीबन 14,700 साल पहले ही वजूद में आई हैं, क्योंकि 14,700 साल पहले ही ये लेक विक्टोरिया जो थी वो खुश्क हो चुकी थी। तो अब जो है लेक विक्टोरिया के अंदर तकरीबन 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो मौजूद हैं, ये तमाम वही जो इसके अंदर 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं, ये तमाम वही सिक्लिड की स्पीशीज़ हैं जो लेक टंगानिका से लेक विक्टोरिया के अंदर माइग्रेट हुई थी। लेकिन जो लेक विक्टोरिया के अंदर जब ये 7,700 साल पहले क्या हुई, ये ड्राई हुई, तो इसके अंदर कुछ जो थे स्मॉलर वाटर बेसन मौजूद थे जिनके अंदर रेफ्यूज पॉपुलेशन उनकी ज़िंदा रही थी। जब दोबारा उनको रीफ़िल किया गया तकरीबन फिर उसके बाद क्या हुआ, जो रीफिलिंग के बाद जब उनके अंदर पानी वगैरह आया वाटर बेसन के अंदर लेक विक्टोरिया के अंदर, तो जितनी पॉपुलेशन या जो रिफ्यूज पॉपुलेशन जो उसके अंदर ज़िंदा थी उन्हीं ने नेक्स्ट जो थी उनकी पॉपुलेशन को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। अब हम एनिमल का जो नेम एंड क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन जो है ना इसका एवोल्यूशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अब जो कार्ल वॉन लीनी था 1707 से 1778 तक, इसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब किया। इसके मुताबिक हर स्पीशीज़ वो 2 नेम के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जो पहला नेम होता है वो होता है उसका जीनस नेम, और सेकंड जो होता है वो उसका स्पेसिफिक या स्पीशी नेम होता है। अगर हम एग्जांपल देखें स्केल ईटर, जो तकरीबन हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है, उसके अंदर आती है पेरिसोडस, ये इसका क्या है, जीनस नेम है, और माइक्रोलैपस ये इसकी स्पीशी है। ठीक है। अब अगर जो एक ही स्पीशीज़ के मेंबर जो होंगे ना वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा करैक्टर शेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू डोमेन्स, क्योंकि स्पीशीज़ जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर सबसे छोटा लेवल है और डोमेन्स जो है वो सबसे हाई कैटेगरी है, हाई रैंक्स है। जितनी ज़्यादा जब हम एवोल्यूशन से हाई रैंक्स की तरफ जाते हैं उतने ही एनिमल्स जो हैं वो अपने करैक्टर कम शेयर करते हैं। स्पीशीज़ के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा करैक्टर शेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेन्स। डोमेन्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे या स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट है वो कम करैक्टर शेयर करेंगे। अब जीनस जो है वो स्पीशीज़ के मुकाबले में, अगर हम जीनस के मेंबर एक दूसरे के साथ ज़्यादा करैक्टर शेयर करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्पीशी। अब इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, स्पीशीज़ के मेंबर एक दूसरे के साथ ज़्यादा करैक्टर शेयर करेंगे क्योंकि स्मॉलर टैक्सोनॉमिक रैंक है, कैटेगरी है, ये ज़्यादातर एवोल्यूशन के बहुत ज़्यादा करीब है। और उसके बाद डोमेन्स जो है ये एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसके मेंबर जो हैं वो आपस में कम करैक्टर शेयर करेंगे। अब जो ज़ूलॉजिस्ट जो हैं जब एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं तो उनके डीएनए को एक्सप्लेन करते हैं, उनके डीएनए के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं, उनके करैक्टर के दरमियान डिफरेंस को देखते हैं। असल में वो उनके दरमियान क्या कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं
कि एनिमल्स के जो इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतने ज़्यादा कलर, इतने ज़्यादा उनके बिहेवियर पैटर्न, कलर पैटर्न, ये किस तरीके से आए हैं, ये तमाम जो है उनके दरमियान वेरिएशन किस तरह आई हैं, एनिमल्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किस तरीके से वजूद में आई है, ये सब को जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तकरीबन वो उसके क्या बना रहे होते हैं, हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं। अब एवोल्यूशनरी जो थ्योरी जो है हैज़ अफेक्टेड ज़ूलॉजी नो अदर सिंगल थ्योरी, जितनी ज़्यादा एवोल्यूशनरी थ्योरी को ज़ूलॉजी ने मतलब डिस्क्राइब किया, किसी और थ्योरी को नहीं किया, क्योंकि जो ज़ूलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो जिस तरह से रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं, वो एक जियोलॉजिकल रीजन के अंदर या जियोग्राफिकल रीजन के अंदर वो क्यों रह रहे हैं, उनका हैबिटेट जो है वो क्यों है, वो शेयर जो करेक्टर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और अपने जितने भी अदर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ साथ उनकी वैरायटी या उनके कलर के दरमियान डिफरेंस और उनका बिहेवियर जो है उसके दरमियान डिफरेंस ये क्यों है, ये तमाम जो है ये एवोल्यूशन के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। मतलब एनिमल्स एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैरायटी जो एनिमल्स की डेवलप हुई है ये किस तरीके से हुई है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर है इस जो चैप्टर का लास्ट पार्ट ज़ूलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर ये था। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।